हेलो एवरीवन। जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। इस वीडियो में अपन करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 6 डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस करेंगे। जो आपका केस स्टडी डाइजेस्ट है उसका जो पहला पार्ट है केस स्टडीज, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई केस स्टडी अपने पास नहीं है। सेकेंड पार्ट जो आपका केस सिनारियो है उससे रिलेटेड एक केस सिनारियो अपने पास है जो आपके स्क्रीन में भी दिख रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। ये पहला क्वेश्चन आज अपन डील करेंगे केस सिनारियो का। फिर जो स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन है वो अपने पास टोटल 4 क्वेश्चन है इस चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 स्किल बेस्ड वाला, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 19। तो इन ऑल टोटल आज अपने को 5 क्वेश्चन कवर करना है। तो चैप्टर नंबर 6 अपन कंप्लीट कर लेंगे। कि चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड जो केस स्टडी डाइजेस्ट में जितना भी न्यू मटेरियल दिया है वो अपन ने थोरफली कंप्लीट कर लिया है ना। अब स्टार्ट करते हैं बेटा केस सिनेरियो से। हालांकि ये जब आप चैप्टर देखते हो चैप्टर नंबर 6 डिसीजन मेकिंग, यह मेजॉरिटी ऑफ द इसका जो पार्ट है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। लेकिन जो क्वेश्चंस अपने को दिए गए स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पार्ट उतना सुपर ना होके जो उसका एनालिटिकल पार्ट है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर वाला पार्ट है, वो ज्यादा स्पेशल है जब आप एक टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो केस सिनेरियो नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, पूरा कैलकुलेशन क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है। जैसा चैप्टर नंबर 6 में अपना जब भी की फैक्टर होता है तो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स निकालने के लिए अपने पास 2 मेथोडोलॉजी होती है। कौन सी 2 मेथोडोलॉजी? सबसे पहली होती है की फैक्टर के द्वारा, कॉस्टिंग प्रिंसिपल के द्वारा हम ये निकालते हैं कि हमारे लिए बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। सेकेंड, आपके सिलेबस में ही एक लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड का एक ग्राफिकल मेथड है जिसके द्वारा भी आप ये निकालते हो कि हमारे लिए बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा। तो ये 2 ही तरीके अपने पास जिसमें की फैक्टर वाली सिचुएशन में अपन प्रोडक्ट मिक्स निकालते हैं गिवन द लिमिटेशन, डिफरेंट लिमिटेशन अवेलेबल। इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं केस सिनेरियो नंबर 7 में की फैक्टर है, लेकिन वो की फैक्टर का ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स आपको रेडीमेड दिया हुआ है। व्हाट क्वेश्चन रिक्वायर्ड इज, जो कंटेंट आपको दिया हुआ है उसको आपको एनालाइज करना है। तो पूरे नंबर, ये केस स्टडी मेरे को लगता है बेटा केस सिनेरियो 8 to 10 मार्क्स के आसपास का है। कंटेंट बहुत कम है, नॉन न्यूमेरिकल पूरा क्वेश्चन है ये, न्यूमेरिकल पार्ट इसमें कुछ भी नहीं है। तो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि चैप्टर नंबर 6 जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल साइडलाइन करा है इस क्वेश्चन ने और पूरा फोकस किया है एनालिटिकल पार्ट पे। तो लेट्स स्टार्ट केस सिनेरियो नंबर 7। आप आइए बेटा पेज नंबर 88 में, पेज नंबर 88 निकालिए आप केस सिनेरियो का, केस स्टडी डाइजेस्ट का, उसका केस सिनेरियो नंबर 7 स्टार्ट करूं। देखिए फर्स्ट पैरा आपको कंपनी का नाम बताता है कि कंपनी का नाम एबीसी है। यह एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जिसके मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक एक्सेट्रा। जो हमारी कंपनी है वो केमिकल्स बनाती है और जो मार्केट है वो हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। सेकेंड पैरा में बताता है कि हमारी कंपनी किस स्टेट में लोकेटेड है, तमिलनाडु में, जहां पर वाटर जो है वो हमारे लिए स्केर्स रिसोर्स है। गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है इंडस्ट्री पर कि कितना ग्राउंड वाटर आप टैप कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। तो हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन है कि 19,000 किलोलीटर से ज्यादा हम ग्राउंड वाटर यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। और फिर एक दूसरा नेचुरल सा ख्याल आता है, सर एक काम करेंगे जो टैंकर्स होते हैं उनके थ्रू वाटर का सप्लाई ले लेंगे अगर की फैक्टर है, तो वो भी मना कर दिया सेकंड पैरा के लास्ट लाइन में कि प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। थर्ड पैरा में बताता है जो हमारा केमिकल्स है वो 2 केमिकल हम बनाते हैं, केमिकल ए और केमिकल बी। अब हमें डिटेल दिया है कि कौन सा केमिकल कितना कितना बनाया जा सकता है और उसको कितना बेचा जा सकता है। सेल प्राइस हमें दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर एक केमिकल जो आप बनाओगे उसमें कितने लीटर वाटर लगेगा ये आपको कम्युनिकेट किया हुआ है। ठीक है बेटा। अब ये पैरा इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स का प्रोविजन यहां पे दे रहा है कंपनी के लिए कि अगर कंपनी का टर्नओवर एज पर इनकम टैक्स 250 करोड़ या उससे कम होता है तो जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है वो 25% है।
लेकिन वो कंपनीज जिनका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए को एक्सीड कर जाता है, उन पर इनकम टैक्स 30% लगता है। तो फिर कंपनी ने क्या सोचा, ऑल्दो हम 250 करोड़ के टर्नओवर से ऊपर जाते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा ज्यादा आएगा, लेकिन जब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालोगे तो 250 से अबाउ टर्नओवर पर हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो जाता है, ऑल्दो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज्यादा है। इसलिए कंपनी ने एक डिसीजन ले लिया है कि ऑल्दो हम टर्नओवर अपना 250 करोड़ से ज्यादा बढ़ा के अपना पीबीटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली जो हमारे हाथ में आएगा फिर वो कम आएगा। तो एक रिस्ट्रिक्शन, पहला रिस्ट्रिक्शन वाटर के अलावा आपको पता लगता है कि हमें प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का दोनों का कंबाइंड टर्नओवर 250 करोड़ और लेस के विद इन ही रखना है। ठीक है, फिर यहां पर जो हमें बताया है आपको ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन देना है, जिसमें आपको दो फैक्टर ध्यान में रखना है, पहला वाटर यूसेज और दूसरा टर्नओवर, ताकि वो 250 करोड़ से कम रहे, ताकि आप कन्वेंशनल टैक्स रेट का बेनिफिट ले पाए। ठीक है, अब एक कंसल्टेंट है, उसने प्रोडक्ट मिक्स निकाल के दिया है थ्रू लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। इसके अलावा जो कंसल्टेंट था उसने एक और आपको प्रोडक्ट मिक्स निकाल के दिया है जिसमें वाटर यूसेज एक्सीड होता है 113 किलोलीटर से, जबकि हमारे पास मैक्सिमम लिमिट क्या है 19,000 किलोलीटर, लेकिन एक और ऑप्शन दिया है कि हम 19,000 से थोड़ा ज्यादा एक्सेस कर लेते हैं, 19,113 कर लेते हैं, तो हमारा कंट्रीब्यूशन 13 लाख से बढ़ जाएगा, 30 लाख से बढ़ जाएगा। कैसे पॉसिबल है? यह बोलता है कि जो वाटर हम रिपोर्ट करेंगे वाटर अथॉरिटीज को, हम उस डेटा को मैनेज कर लेंगे, मतलब हम ज्यादा ग्राउंड वाटर यूटिलाइज करेंगे, लेकिन हम वहां पे कम्युनिकेट करेंगे कि हमने 19,000 किलोलीटर ही वाटर यूटिलाइज किया है, जबकि एक्चुअली हमने यूटिलाइज किया है 19,113 किलोलीटर। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन 30 लाख से बढ़ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला उन्होंने दिया है ऑप्टिमल, मतलब अगर 250 करोड़ के टर्नओवर में ही आप रहना चाहते हो, 19,000 किलोलीटर वाटर ही यूज करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स है ए और बी का, जिसमें आप 71.5 करोड़ रुपए अर्न करोगे। लेकिन अगर आप वाटर अथॉरिटी को जो डेटा प्रोवाइड करोगे टैप वाटर का, अगर उसको आप मैनेज कर लेते हो, मतलब एक प्रकार से फ्रॉड ही कर रहे हो बेटा, तो फिर आपका कंट्रीब्यूशन 71.8 करोड़ हो जाएगा, मतलब 30 लाख से आप अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब सीएफओ इज नॉट सेटिस्फाइड विद द कैलकुलेशन, ही वॉन्ट्स यू टू कम अप विद अ प्रॉपर डिस्कशन। तो देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको एलपी के द्वारा ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स निकाल के दिया है, और अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन 30 लाख से बढ़ाना चाहते हो तो आप ज्यादा विड्रॉ करेंगे ग्राउंड वाटर, लेकिन रिपोर्ट करेंगे कम, उस केस में आपका 30 लाख से कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। अब हमें यहां पे डिस्कशन करना है। सबसे फर्स्ट पैरा हमारे को यहां पे मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर बताया था, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, तो शुरुआत भी यहां से किया है कि प्राइमरी गोल जो होता है वो इन्वेस्टर का, वो हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि उसकी वेल्थ अपन मैक्सिमाइज कर पाए। वेल्थ कब मैक्सिमाइज कर पाएंगे? जब अपन प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर पाए। तो अगर वो 30 लाख का प्रॉफिट अपन ज्यादा अर्न कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट हमारे शेयर होल्डर के काम में आएगा, तो डेफिनेटली वो हमारे परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड रहेंगे। तो अगर इन्वेस्टर के एंगल से देखें तो जो उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप थोड़ा सा वाटर ज्यादा विड्रॉ कर लो लेकिन रिपोर्टिंग कम करो, ये इन्वेस्टर व्यू पॉइंट से तो बहुत बढ़िया है। लेकिन इसका सेकंड पॉइंट है बिजनेस एथिक्स, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मिलेगा बेटा दिसंबर 20 के स्टडी मटेरियल में, एथिकल ग्राउंड पर भी आपको रिपोर्टिंग करना पड़ता है। जब तमिलनाडु स्टेट जब वो बता रहा है हमें, वहां पर वाटर स्कैर्सिटी है जहां पर आपका प्लांट है, बिजनेस एथिक्स के अगेंस्ट जाएगा, ये अनएथिकल जाएगा कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वाटर जैसे, इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना आपको यूटिलाइज करने का लाइसेंस मिला है आप उतना ही करें, क्योंकि अगर आप एक्सेस विड्रॉ करते हो तो जो सोसाइटी उसके लिए एलिजिबल थी आप उनका हक छीन के वो वाटर यूटिलाइज कर रहे हो। तो बिजनेस एथिक्स के अगेंस्ट है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करेंगे तो अपने को विड्रॉ ज्यादा करना चाहिए, बिजनेस एथिक्स के ग्राउंड पर अपने को विड्रॉ ज्यादा नहीं करना चाहिए। एक लास्ट पैरा भी यहां पे बहुत अच्छा ड्राफ्टेड है बेटा, कभी किसी ने अगर वाटर अथॉरिटीज को कंप्लेन कर दिया कि सर ये ज्यादा वाटर विड्रॉ कर रहे हैं,
तो या तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा ग्राउंड वाटर यूज करने का, या आपके ऊपर हैवी पेनल्टी इंपोज होगी। और चूंकि यहां पे इनकम टैक्स की भी बात किया है क्वेश्चन ने, तो कहीं भी जो पेनल्टीज है बेटा आपको पता है इनकम टैक्स में कहीं वो अलाउड नहीं होती, दैट विल बी द डिसअलाउड। दूसरा, आज की तारीख में सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या न्यूज मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है। अगर ये खबर वहां पे पहुंच जाती है कि हमने एक्सेस वाटर विड्रॉ किया है जबकि हमने रिपोर्टिंग कम किया है, तो कहीं ना कहीं जो गुडविल है कंपनी की वो अफेक्ट होगी। एक बहुत अच्छे पॉइंट के साथ ये इंस्टीट्यूट खत्म करता है ये वाला केस सिनारियो कि आगे चल के एक्सपांशन के लिए कभी भी आपको गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, तो इस एरिया में एक बार आप ब्लैकलिस्ट हो गए ना, तो आगे चल के एक्सपांशन के लिए जो भी आपको लाइसेंस की जरूरत होगी इतना इजी काम नहीं होगा। तो फर्स्ट पैरा में बताता है इन्वेस्टर के लिए ओके है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकंड पैरा में बताता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक स्कैर्सिटी ऑफ वाटर को हम उतना ही यूटिलाइज करें जितना हमें लाइसेंस मिला है और मोस्ट इफेक्टिव मैनर पे यूटिलाइज करें, तो बिजनेस एथिक्स के अगेंस्ट है। फिर कंप्लेन बताता है, अगर कोई वाटर अथॉरिटी को कंप्लेन देगा थर्ड पैरा में, तो फिर हमारे ऊपर पेनल्टी इंपोज हो सकती है और वो डिस अलाउड होगी इनकम टैक्स पर्पस के लिए। मीडिया में अगर ये बातें पता लग जाती है तो कंपनी की गुडविल अफेक्ट होगी। एंड एट लास्ट बहुत फ्यूचरिस्टिक सोच रहा है लॉन्ग टर्म में कि एक बार हम गवर्नमेंट के द्वारा ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं तो फ्यूचर में जब भी हम एक्सपांशन करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आएगी। तो एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। तो शॉर्ट रन के लिए अब कंक्लूड कर रहा है इसको, शॉर्ट रन के लिए तो आप प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन जब भी आप डिसीजन लेते हो तो शॉर्ट रन दैट इज प्रॉफिट के साथ साथ आपको लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी ध्यान में रखने होते हैं। बढ़ो बेटा आगे, बढ़िया क्वेश्चन है। अब आइए आप स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन अब अपन चालू करते हैं बेटा। टोटल 4 क्वेश्चन है स्किल बेस्ड, 1, 4 और 17 और 18। आइए आप स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन में अब आइए बेटा पेज नंबर 104, पेज नंबर 104 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पैरा में हमें बताता है कि हमारी कंपनी का नाम है फर्स्ट सोर्स। हम आर्टिस्टिक जो प्रोडक्ट होते हैं ग्लास के बने हुए वो सेल करते हैं। हम ये जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो रिटेल शॉप के थ्रू बेचते हैं, शॉपिंग मॉल में जो सिटीज है न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जहां पर हम इस पर प्रीमियम प्राइस चार्ज करते हैं। जो भी हमें मटेरियल लगता है वो हम लोकल सप्लायर से लेते हैं, असेंबल करते हैं हमारी शॉप फ्लोर पे, और हमारे पास वेल ट्रेन 5 आर्टिस्ट है जो हमारे शॉप फ्लोर पर ये प्रोडक्ट बनाते हैं। सेकेंड पैरा पिछले 6 महीने की अगर बात करते हैं, थर्ड पैरा में बताता है तो जो सेल है वो हमें कहीं भी एनकरेज नहीं कर रही है। वर्किंग कैपिटल का भी क्रंच है, मतलब वर्किंग कैपिटल कहीं ना कहीं हमारी ब्लॉक हो चुकी है। हमने फीडबैक लिया अपने शॉपिंग मॉल से जहां से हम अपना प्रोडक्ट बेचते हैं कि ये डिमांड क्यों आ रही है, कम क्यों आ रही है, तो हमें पता लगता है रिड्यूस्ड फुटफॉल, मतलब जो फुटफॉल है वो कम हो गया है। अब हमें पोजीशन बताता है, दो प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2। प्रोडक्ट 1 कंपैरेटिवली लेस प्रीमियम प्रोडक्ट है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट 2। एमआरपी ज्यादा है, लेकिन अगर आप प्रेजेंट सेलिंग प्राइस देखेंगे तो दोनों की प्रेजेंट सेलिंग प्राइस कम है। अब अलग अलग आपको वेरिएबल कॉस्ट यहां पे दिया हुआ है बेटा। रेंट टू बी पेड टू मॉल पर यूनिट, जिस शॉपिंग मॉल में आप अपना प्रोडक्ट बेचते हो तो मॉल को आपको कुछ रेंट देना पड़ता है। फिर फैसिलिटेशन कॉस्ट टू बी पेड टू मॉल पर यूनिट, मतलब हर यूनिट पर हमें यहाँ पे 60 रुपी मॉल को देना है और यहां पर हमें 70 रुपी देना है। इसके अलावा ग्लास जो रॉ मटेरियल है उसका खर्चा, असेंबली, आर्टिस्ट को जो पेमेंट देना होता है, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, इस प्रकार से हमें पूरी डिटेल दिया है। तो लगभग हमारे पास 6 वेरिएबल कॉस्ट है, ये 4 और ये 2, और एक हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड वो भी पर यूनिट में हमें दिया हुआ है। अगर स्टॉक वाइज अगर हम बात करेंगे तो जो पहला प्रोडक्ट है इसका स्टॉक हमारे पास बहुत ज्यादा है, 621 यूनिट्स हमारे पास अभी भी है और इसकी 121 यूनिट है। यही बोला था बेटा ऊपर, लास्ट 6 मंथ से ग्रोथ एनकरेजिंग नहीं है, साथ में वर्किंग कैपिटल भी हमारी क्रंच पोजीशन में है, क्योंकि जो प्रोडक्ट 1 है उसका बहुत अच्छा स्टॉक आपके पास अभी है ना। जो हमारे आर्टिस्ट है,
are hard to find and therefore they are employed with the company are associated on long term basis, so giving any temporary layoff is also not possible. मतलब जो आर्टिस्ट का पेमेंट अगर आप देखेंगे तो 700 और 1000 रुपी है, लेकिन लगभग ये हमारे लिए परमानेंट एम्प्लॉय है। कुछ समय के लिए हम इन्हें ले ऑफ मतलब रिट्रेच नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते हैं। एडवाइस करना है मैनेजमेंट को प्रॉफिटेबिलिटी इन करंट सिनेरियो। तो सबसे पहले तो बेटा आप प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे, और जब भी ध्यान दीजिए, जब भी हमें डिसीजन लेना होता है हम हमेशा डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन रेलिवेंट कॉस्ट। कोई प्रोडक्ट अगर कम बिक रहा है, कोई प्रोडक्ट अगर ज्यादा बिक रहा है, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पे तो इफेक्ट आता है, लेकिन हमारी फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में कहीं भी चेंज नहीं होती है। जब भी डिसीजन लेना हो हमेशा हमें रेलिवेंट कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई करना होता है। तो जब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है बेटा। टोटल आपके पास 6 कंपोनेंट है वेरिएबल कॉस्ट से, रेंट, फैसिलिटेशन कॉस्ट, ग्लासवेयर, असेंबली, आर्टिस्ट जो पेमेंट करोगे दैट इज लेबर कॉस्ट, और वेरिएबल ओवरहेड। टोटल 6 कंपोनेंट है वेरिएबल कॉस्ट के। जब आप प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 में ये 6 कंपोनेंट डिडक्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमें लॉस हो रहा है प्रोडक्ट 1 में। ध्यान दीजिएगा बेटा, इन्होंने टोटल में निकाला है लॉस, जरूरी नहीं है आप टोटल में निकाले बेटा, आप पर यूनिट में निकालेंगे तो भी चलेगा, पूरे नंबर मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसा नहीं है कि आईफे ने ये पैटर्न अडॉप्ट किया तो हमें भी यही पैटर्न अडॉप्ट करना है। आप अगर इसको पर यूनिट में लॉस और प्रॉफिट निकालते हैं तो भी चलेगा। तो पहला प्रोडक्ट जब आप निकालोगे तो बेटा उसमें 10 रुपी पर यूनिट का लॉस आएगा। जब आप सेकंड प्रोडक्ट निकालोगे तो उसमें आपको प्रॉफिट आ रहा है ना। तो पहला प्रोडक्ट लॉस मेकिंग है, सेकंड प्रोडक्ट प्रॉफिट मेकिंग है। कैलकुलेशन आप करके दे देंगे। अब यहां पर जो वर्ड बोला है बेटा, एडवाइस वर्ड बोला है। अगर कैलकुलेशन बोलता तो यहीं पे आपका आंसर खत्म हो जाता। अब अपन एडवाइस देंगे कि जो हमारा पहला प्रोडक्ट है वो हमारा इतना इनफ कंट्रीब्यूशन भी हमें कमा के नहीं दे रहा है कि हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर कर पा रहे हैं, लेकिन जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। अब चूंकि एडवाइस बोला है तो अपनी तरफ से आपको कुछ सजेशन देने पड़ेंगे। सबसे पहले देखिए, हम यहां पे एक सजेशन दे रहे हैं कि जो मॉल ओनर्स है हम उनसे रेंटल कॉस्ट जो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं 50 रुपी और 55 रुपी, कहीं ना कहीं उस पर निगोशिएशन करेंगे कि फॉर द टाइम बिंग जब तक फुटफॉल कम है तब तक ये चार्जेस हमारा वे ऑफ कर दो या इसको रिड्यूस करो। ये पहला ऑप्शन है हमारे पास। सेकंड, एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है आपको कि जो आपका सेकंड प्रोडक्ट है वो अभी भी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। तो अगर आप सेकंड प्रोडक्ट के साथ फर्स्ट प्रोडक्ट का एक कॉम्बो बना देते हो तो सेकंड प्रोडक्ट को आपका सेल हो ही रहा है, फर्स्ट प्रोडक्ट की सेल भी आपकी बूस्टअप हो जाएगी, जिसके कारण जो आपका हैवी इन्वेंट्री लोड है 621 यूनिट का प्रोडक्ट नंबर 1 में वो कहीं ना कहीं रिलीज होना चालू होगा। एक अच्छा ऑप्शन है। थर्ड पॉइंट, बहुत सिंपल पॉइंट लेकिन अच्छा पॉइंट है कि हाल फिलहाल अभी आपको प्रोडक्ट 1 का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इन्वेंट्री का स्टॉक बहुत ज्यादा है। जो WIP है उसको भी आप अभी होल्ड कीजिए। प्रोडक्ट नंबर 1 प्रोडक्शन पहली बात तो स्टार्ट ही नहीं करना है, और जो प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है प्रोडक्ट नंबर 1 का उसको कहीं ना कहीं आप अभी होल्ड पे रखिए। और देखिए, ये सब कुछ करने के बाद भी अगर अभी भी आपका पहला प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है तो अब आपको जाना पड़ेगा बेटा कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक में। फिर कहीं ना कहीं विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी एंड फंक्शनलिटी ऑफ द प्रोडक्ट आपको कहीं ना कहीं नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक है, वैल्यू एनालिसिस है, काइजन कॉस्टिंग है, जस्ट इन टाइम है, सिक्स सिग्मा है, 5F है, TPM, ढेरों टेक्निक आपके पास अवेलेबल है जिसके द्वारा आप कॉस्ट रिड्यूस कर पाएंगे। तो देखिए बेटा, केस सिनेरियो नंबर 7 का जो आप एनालिसिस पार्ट देखोगे वो भी बहुत अच्छा था। इस क्वेश्चन में अगर अपन बात करेंगे, न्यूमेरिकल ऑल्दो है, लेकिन जो यहां पे जो दिया है रेंटल कॉस्ट पे निगोशिएट करना, कॉम्बिनेशन बना के बेचना, टेम्पररी हम उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन बेचना नहीं, प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, और फिर कॉस्ट कटिंग मेजर हम सजेस्ट कर रहे हैं। तो एक अच्छा पार्ट है। अगर अपन एडवाइस वर्क पर जाएंगे, फाइनेंशियल के साथ साथ हमें यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल भी और कुछ सजेशंस भी हमें अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करने थे। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अब अपन आते बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कल से जो मैं आपको केस स्टडी प्रोवाइड करूंगा वो चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है बेटा, है ना। उसमें आपको समरी नोट्स बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि वहां पर केस स्टडीज आएगी और स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन में समराइजेशन की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने यहां पे आपको प्रोवाइड नहीं किया हूं। लेकिन चैप्टर नंबर 8 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
तो उसमें आपको समराइज नोट्स तो डेफिनेटली मैं प्रोवाइड करूंगा बेटा, है ना। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पैरा में बताता है कि कंपनी का नाम है सीपीएफ, एब्रीवेशन नाम ले रहा हूं मैं। सेकेंड पैरा बताता है कि हमारी हाई रेपुटेशन है अमॉन्ग द स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर नहीं बोला, स्टेक होल्डर, स्पेशली वर्कर्स के बीच में। एट्रिशन रेट मतलब होता है लेबर टर्नओवर रेट, वो कंपेरेटिवली हमारा कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमारे यहां ऑलरेडी एक इंसेंटिव स्कीम है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये प्रॉफिट शेयरिंग प्लान हमने 3 साल पहले स्टार्ट किया था और ये प्रॉफिट शेयरिंग प्लान की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? जो सीपीएफ है, जो कंपनी है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि एक प्रॉफिट शेयर पुल बनाएगा। प्रॉफिट शेयर पुल में अमाउंट क्या होगा? इन तीनों में से जो लेस होगा। कैसे? सबसे पहला एब्सोल्यूट अमाउंट दे दिया 2.5 करोड़, दूसरा ग्रॉस रेवेन्यू का 0.75%, थर्ड थोड़ा सा 2 बार पढ़ना पड़ेगा, ये अच्छी लाइन है, 30% ऑफ अर्निंग बिफोर टैक्सेस, मतलब जो भी हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसका 30% लीजिए। 30% कौन सा वाला जरा जान दीजिएगा? टू द एक्सटेंट इट एक्सेस ऑफ द मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट मार्जिन। ये बहुत अच्छी लाइन है बेटा, एक बार में समझ में नहीं आती, 2 बार इसको रीड आउट करना पड़ता है। यह बोल रहा है सबसे पहले आप मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट मार्जिन निकालो। वो कैसे निकालना है सेकंड पॉइंट अपने को बताएगा। फिर 30% आप पीबीटी निकालो। जो पीबीटी इस मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट मार्जिन को एक्सीड करेगा वही आपके इस कैलकुलेशन में आएगा, और इन तीनों में से जो भी लोएस्ट अमाउंट होगा वह प्रॉफिट पुल होगा जो हमारे एम्प्लॉइज के बीच में शेयर होगा। ये समझ में आया बेटा? सबसे पहले हम पीबीटी निकाल के रख देंगे 30%, ठीक है। फिर हम निकालेंगे मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट मार्जिन। फिर इस 30% को हम कंपेयर करेंगे मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट मार्जिन से। जो भी अमाउंट ज्यादा होगा मिनिमम एक्सेप्टेबल प्रॉफिट मार्जिन के अबाउ, वही हमारे लिए पार्ट नंबर ए का आंसर होगा। तो पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर सी, इन तीनों में से जो भी अमाउंट कम होगा दैट विल बी आवर प्रॉफिट शेयरिंग पूल। ठीक है बेटा, यहां पे लिखा है देखिए मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 लिमिट, अपने मन से कुछ भी नहीं है। अब ये मिनिमम एक्सेप्टेबल प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए सेकंड पॉइंट हमें दे रहा है। ये बोलता है कि जो पिछले 3 सालों का इंडस्ट्री का एवरेज है वो वाला प्रॉफिट आपके लिए प्रॉफिट मार्जिन कहलाएगा। पिछले 3 सालों का एवरेज, मतलब एक क्वेश्चन हमें बता देगा। फिर अब हम अपने एम्प्लॉय शेयर पुल आपने निकाल दिया कि इतना प्रॉफिट हमें एम्प्लॉय के बीच में शेयर करना है। अब वो शेयर कैसे किया जाएगा? क्योंकि एक एम्प्लॉय तो होगा नहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कई सारे एम्प्लॉय होंगे, तो जो भी शेयर पुल आया, मान के चलो 3 करोड़ रुपए आ गया। अब 3 करोड़ रुपए को शेयर कैसे करना, तो ये बता रहा है individual employee will be participated in profit share pool in proportion to ratio of that employee salary to the total salary of all employee to that division। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला दिया है, जो भी आपका प्रॉफिट शेयर पुल आता है मल्टीप्लाई बाय इंडिविजुअल एम्प्लॉय सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल सैलरी। सिंपल शब्दों में बोलूं तो जो भी आपने प्रॉफिट शेयर पुल फाइंड आउट किया है उसको आपको सैलरी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमॉन्ग द एम्प्लॉयज। ठीक है बेटा, तो अभी तक क्या हुआ? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट शेयर पुल, जिसमें थर्ड पॉइंट 2.5 करोड़, बी पॉइंट ग्रॉस रेवेन्यू का 0.75 करोड़। बस ए पॉइंट में कैलकुलेशन है कि पहले 30% पीबीटी का निकालेंगे और फिर इसको कंपेयर करेंगे कितना ज्यादा है ये मिनिमम एक्सेप्टेबल लिमिट से। जितना भी ज्यादा होगा वो पार्ट नंबर ए, फिर इन तीनों में से जो भी लोएस्ट होगा वह मेरे लिए प्रॉफिट शेयर पुल आएगा। अब मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, ये मैं सेकंड पॉइंट में बताया है कि पिछले 3 सालों का इंडस्ट्री का जो नेट प्रॉफिट का एवरेज है वो हमारे लिए मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट मार्जिन होगा। फिर जब फाइनली आपका फाइंड आउट हो जाएगा कि ये मेरा प्रॉफिट शेयर पुल है, इसको अमॉन्ग द एम्प्लॉइज हम कैसे शेयर करेंगे? इसको हम शेयर करेंगे बेस्ड ऑन सैलरी रेशियो, पूरा इंडिविजुअल सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल सैलरी मल्टीप्लाई बाय जो भी शेयर प्रॉफिट शेयर पुल आएगा। ठीक है, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा अपने को, 40 करोड़ हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स है, ये ए पॉइंट में काम आएगा, उसका 30% हम निकालेंगे। नेट ऑपरेटिंग एसेट दिया है हमारी कंपनी की 120 करोड़,
हमें रेवेन्यू दिया है 360 करोड़, टोटल पेमेंट सैलरी का 42 करोड़ है सभी एम्प्लॉइज का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडस्ट्री एवरेज लास्ट 3 ईयर नेट प्रॉफिट रेशियो इफ 8% ऑफ नेट ऑपरेटिंग एसेट। तो इंडस्ट्री का पिछले 3 सालों का रेशियो है 8%। ये 8% किस पर है? टर्नओवर पर नहीं, एसेट्स पर। तो देखिए अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं बेटा, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो 250 लाख हो गया, बहुत सिंपल। फिर 250 लाख हो गया, फिर रेवेन्यू मेरा 360 करोड़ इंटू 0.75% परसेंट है ना, 0.75 मत कर देना, 0.75%। और फिर जब मैं अर्निंग बिफोर टैक्स मुझे दिया हुआ है 40 करोड़, तो 40 करोड़ का 30% पहले आप कैलकुलेट कर लो, ये आ रहा है 12 करोड़। लेकिन 12 करोड़ ए पार्ट का आंसर नहीं है, उसको जो एक्सेस होगा, किससे एक्सेस? मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट मार्जिन से जो एक्सेस होगा। तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा 120 करोड़ की आपकी एसेट है, मल्टीप्लाई बाय 8% पिछले 3 सालों का एवरेज है। अब ये अमाउंट आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9.6 करोड़ रुपी, है ना, 9.6 करोड़ रुपी। और ये आ रहा है आपका 12 करोड़ रुपी। तो 9.6 करोड़ रुपी से कितना ज्यादा है? 2.4 करोड़ रुपी। 12 माइनस 9.6, ये कहलाएगा आपका पार्ट ए का आंसर, पार्ट बी का आंसर, पार्ट सी का आंसर। तीनों में से जो कम होगा दैट विल बी योर प्रॉफिट शेयर पुल। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन सिंपल है, सिर्फ ए पार्ट का कैलकुलेशन अच्छा था यहां पे। अब टोटल आपसे 4 चीजें पूछा है यहां पे। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग प्लान पूछा है एज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल एंड ग्रुप इंसेंटिव प्लान। तो पहले ये थ्योरेटिकल आपको प्रूव एक्सप्लेन करना है कि प्रॉफिट शेयरिंग प्लान इन रिस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल ये कैसा है एंड ग्रुप इंसेंटिव प्लान कैसा है। तो देखिए जो सबसे फर्स्ट पैरा है वो हमें यही बताता है कि प्रॉफिट शेयरिंग जो है एक ग्रुप इंसेंटिव अरेंजमेंट है, जहां पर हम वर्कर को बोनस प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन डिपार्टमेंटल प्रॉफिट और कंपनी प्रॉफिट। ये पहले ही डिसाइड हो जाता है बेटा, आपके डिपार्टमेंट का प्रॉफिट आप शेयर करोगे या ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट आप शेयर करोगे। ठीक है, यह शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के आधार पर, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोला है, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के आधार पर हम वर्कर को कंपेंसेशन देते हैं कि आपने जो मेहनत किया, सैलरी के अलावा ये एक एडिशनल प्लान है आपके लिए। ठीक है, सेकेंड चीज आपको बताता है कि जब भी आप प्रॉफिट शेयरिंग प्लान इनिशिएट करोगे तो आपको कुछ चीजें डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहला आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंटेज आप शेयर करोगे, परसेंटेज आपको फिक्स करना पड़ेगा। सेकेंड आपको फिक्स करना पड़ेगा कौन कौन से एम्प्लॉइज एलिजिबल होंगे इस रेशो में। थर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपने ये डिसाइड कर लिया कि कितना परसेंट आपको प्रॉफिट शेयर करना है, आपने ये डिसाइड कर लिया कौन से एम्प्लॉइज एलिजिबल होंगे। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी परसेंटेज आपने डिसाइड किया है, उसको किस रेशो में एम्प्लॉय के अमाउंट आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे 2 चीजें आपको दिया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के स्कोर के आधार पे भी हो सकता है कि एम्प्लॉय ने कितने पॉइंट्स अर्न किया है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, या ये उनके सैलरी के आधार पे भी हो सकता है। अपने अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे इस पॉइंट वाइज ना होके अपन उनको सैलरी वाइज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब यहां पे फिर यहां पे पूरा कैलकुलेशन दिया है। देखिए वही जो मैंने बताया था आपको, 9.6 करोड़, 12 करोड़, तो इन तीनों में से जो कम है वो 2.4 करोड़ है। फिर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय मिस्टर विनीश शुक्ला की सैलरी है यहां पे 36 लाख, तो पूछा है टोटल सैलरी 42 करोड़ है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी 36 लाख है, तो जो प्रॉफिट शेयर पुल आया है आपका 2.4 करोड़ रुपए, उसमें से इस बंदे को कितने रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट बहुत स्पेशल लगा मुझे इस क्वेश्चन का कि आप प्रॉफिट शेयर जो प्लान है कंपनी का, जनरलाइज नहीं, कंपनी का, इसमें क्या लिमिटेशन है वो आप आइडेंटिफाई कीजिए। बहुत अच्छा पार्ट है बेटा। देखिए हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग प्लान है, हम प्रॉफिट पुल को शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ सैलरी। जिस बंदे की जितनी ज्यादा सैलरी है उसको उतना ज्यादा बोनस मिलेगा प्रॉफिट शेयरिंग प्लान में। लेकिन अब इसके क्या लिमिटेशन है? पहला, वो बंदा जिसने बेटर परफॉर्म नहीं भी किया है ड्यूरिंग द पीरियड, उसको भी इस प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट पुल की जो शेयरिंग है
that is not based on your performance, not based on your score, it is based on salary. तो आप एम्प्लॉई हो तो आपको बोनस मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो या ना दिया हो. ये पहला लिमिटेशन है कि जिस बंदे ने अपना बेस्ट नहीं भी दिया है वो भी एलिजिबल है बोनस शेयर करने के लिए. सेकंड, जिस बंदे ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है उसको जिस लेवल पर आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहिए था उस लेवल पे तो आप कर ही नहीं रहे हो. आपने तो सिंपली यहां पे कर लिया कि जिस बंदे की जितनी सैलरी है उसके आधार पर हम प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं. तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन इस कंपनी का. इस लिमिटेशन को अगर आप रिमूव करना चाहते हो और प्रॉफिट शेयरिंग प्लान इंटेक रखना चाहते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता कि एम्प्लॉय के स्कोर, मतलब उन्होंने कितना एफिशिएंटली वर्क किया, कितना इफेक्टिवली वर्क किया, इसके आधार पर जो उन्होंने पॉइंट्स जनरेट किया है उन पॉइंट्स के आधार पे अगर आप उनको बोनस प्रोवाइड करते तो डेफिनेटली वो ज्यादा आपके लिए एक सक्सेसफुल प्लान होता. ठीक है बेटा, अच्छा है ना. ये जो पहला पार्ट है और इसका जो फोर्थ पार्ट है, ये दोनों पार्ट अच्छे हैं. मतलब अगर फर्स्ट टाइम आता तो कहीं ना कहीं फिर आपके पास वर्ड्स का क्रंच आ जाता कि हम इसमें क्या लिखे. बढ़िया पॉइंट है बेटा. ये हो गए अपने 2 क्वेश्चन बेटा स्किल बेस के. टोटल 3 क्वेश्चन हो चुके हैं. केस सिनेरियो नंबर 7. अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 निकालिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 17. जस्ट अ मिनट बेटा ना. प्रॉपरली स्क्रॉल नहीं हो रहा बेटा, माइट बी 1 से 2 मिनट लगेगा. सॉरी फॉर दैट, अपोलॉजीज. क्वेश्चन नंबर 17 निकालना है आपको. कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और वो रहेगा बेटा चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है ना. उसके समरी नोट्स बिल्कुल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी आप देखेंगे तो जो नॉन फाइनेंशियल वाली चीज है ये बहुत बहुत अच्छी है. और मतलब ये क्वेश्चन ही अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है. मैं नहीं बोलूंगा कि कैलकुलेशन इसका बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा एक एवरेज कैलकुलेशन है. टफ साइड में भी नहीं है तो इजी साइड में भी इसका कैलकुलेशन नहीं है. स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17. कंपनी का नाम है FHH. एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये ऑफर करते हैं टू वन एंड ऑल. रीजनेबल फी से चार्ज करते हैं और बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं अपने क्लाइंट्स को. यहां पर हमारे पास टोटल 32 स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और उनमें से बहुत ज्यादा हमारे रेसिडेंट डॉक्टर है, मतलब हमारे हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में ही वो स्टे करते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन टीम की बात करें अगर अपन डॉक्टर्स के अलावा तो 15 मेंबर्स हमारे पास है, 120 नर्सेस है और 40 से 50 ग्रेड 4 एम्प्लॉइज, मतलब जो प्यून कैटेगरी है वो भी हमारे पास है. और इनमें से कुछ सपोर्ट स्टाफ जो कैजुअल वर्कर है और वो कुछ हमारे रेसिडेंट स्टाफ है. तो ये जो अधिकतर पैरा है बेटा ये बात करता है आपके पास कौन कौन है. आपके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर है 32, आपके पास 15 एडमिन स्टाफ है, आपके पास 120 नर्सेस है, आपके पास ग्रेड 4 एम्प्लॉइज है जिनकी सैलरी बहुत कम होती है, अनस्किल्ड कैटेगरी के बंदे होते हैं, 40 to 50 है. इनमें से कुछ बंदे आपके हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में ही स्टे करते हैं, मतलब दे आर द रेसिडेंट विद इन द हॉस्पिटल प्रीमाइसेस. कंपनी जो है वो सब्सिडाइज कैंटीन प्रोवाइड करती है अपने डॉक्टर और स्टाफ के लिए एक्सक्लूसिवली ऑन ऑल कैलेंडर डे. सब्सिडाइज का मतलब क्या होता है बेटा, सपोज कंपनी को एक प्रॉपर मील की कॉस्ट आ रही है, अपने मन से बोल रहा हूं बेटा, क्वेश्चन का डेटा नहीं है, 60 रुपये आती है तो सब्सिडाइज रेट बोलना मतलब 60 रुपये आपको कॉस्ट आ रही है, आप 60 रुपये उनसे चार्ज नहीं कर रहे हो, आप इंटेंशनली 40 रुपये चार्ज कर रहे हो. मतलब आपके जो P&L आप बनाओगे इस कैंटीन का उसमें डेबिट में आएगा 60 रुपये, लेकिन आप चार्ज कर रहे हो अपने एम्प्लॉय से सिर्फ 40 रुपये. तो इनडायरेक्टली जो आपको लॉस हो रहा है दैट लॉस इज रिप्रेजेंटिंग योर सब्सिडी अमाउंट. समझ पाए बेटा. नहीं तो जनरली क्या होता है, जो भी मेरी कॉस्ट है मैं उस पर एक नॉर्मल प्रॉफिट जोड़ के अपने एम्प्लॉय को वो एमिनिटीज प्रोवाइड करता हूं. लेकिन यहां पर कंपनी क्या कर रही है, अपने डॉक्टर को और जो भी आपके स्टाफ है इंक्लूडिंग द ग्रेड
फॉर एम्प्लॉय, उनको सब्सिडाइज रेट पर फूड प्रोवाइड होता है, मतलब जो हमारी कॉस्ट आती है हम उससे भी कम में देते हैं। तो जो डिफरेंस है cost that we incurred and the amount we received, the difference between those is represented in the form of loss, and that loss is nothing but the subsidy provided by us. कैंटीन जो है वो इनिशियल डेज जब थे कंपनी के तब एक्स्टेब्लिश हुआ था, जब हमारे आसपास फूड के स्टॉल कुछ भी नहीं होते थे। तो एम्प्लॉइज को कंफर्ट देने के लिए हमने ये अपने हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में ही ये कैंटीन स्टार्ट किया था। अब ये जो है हमारा अर्बन म्युनिसिपैलिटी लोकेशन में आ चुका है, जिसके कारण अब हमारा एरिया डेवलप हो चुका है। अब कंपनी क्या सोच रही है? अब कंपनी के पास दो अल्टरनेट है अपनी इस सब्सिडी को रिड्यूस करने के। सबसे पहला है, क्यों ना हम अपना जो ऑपरेशन है कैंटीन का उसको डाउन साइज कर दे। डाउन साइज कर दे मतलब ऑपरेशन में जो हमारे पास मेन्यू है उसको कंपैरेटिवली अगर हम कम कर देंगे तो कंपनी को लगता है कि इनका लॉस बच जाएगा। और लॉस मैं वापस बोल रहा हूं, लॉस इज नथिंग बट द सब्सिडी प्रोवाइडेड टू द स्टाफ। दूसरा है, आप जो कैंटीन है वो आउटसाइड कैटरर को, एक्सटर्नल कैटरर को आउटसोर्स कर दीजिए। और पेशेंट के लिए जो कैंटीन है दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कैंटीन, उसकी हम यहां पे बात नहीं कर रहे। क्लियर कट सेकंड पैरा के लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। तो कंपनी अब जो सब्सिडी प्रोवाइड करना चाहती है उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज करना चाहती है। तो अब कंपनी के पास दो अल्टरनेट है। पहला अल्टरनेट है जो उनका ऑपरेशन है उसको डाउन साइज कर दिया जाए, मतलब जो मेन्यू का स्प्रेड है उसको कम कर दिया जाए। दूसरा, एक्सटर्नल कैटरर को आप ये आउटसोर्स कर दो सर्विस। आज की तारीख में करंट सिनेरियो, मतलब अभी ये दोनों अल्टरनेट नहीं है, आज हम क्या कर रहे हैं, हर दिन हम 160 कूपन मील के फोल्ड करते हैं 40 रुपए में। ध्यान दीजिएगा, 40 रुपए में अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट इससे ज्यादा आ रही होगी क्योंकि हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। 120 कूपन हम स्नैक्स के प्रोवाइड करते हैं एट द रेट 20। इसके अलावा जूसेस और बिस्किट के हमें 2000 रुपए मिलते हैं। तो जब आप 160 मल्टीप्लाई बाय 40, 120 मल्टीप्लाई बाय 20 और 2000 को ऐड करेंगे तो आपको पता लगेगा हर दिन हमें कितना रेवेन्यू मिल रहा है। अब सेकेंड पैरा की जो सेकेंड लाइन है ये हमें बताता है बेटा कि हम ऑल कैलेंडर डेज वर्क करते हैं, तो हम इसको सेफली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 365 डेज के साथ, ताकि हम निकाल पाए एनुअल रेवेन्यू में कितना मिल रहा है। ठीक है, अब जो भी हमारी सप्लाईज है, जो भी सेल प्राइस हमने फिक्स किया उसका 70% है। तो सर आपने तो बोला है सब्सिडाइज रेट है, मतलब 30% हमें प्रॉफिट हो रहा है ना बेटा। जो रॉ मटेरियल लगता है कुकिंग के लिए वो 70% कॉस्ट बिलोंग करता है। बचे हुए अभी आपको कैंटीन का रेंट हो गया, कुक जो आपके पास आया, दूसरे जो स्टाफ है, एडमिन खर्चा है, लाइटिंग का है, वो भी तो आपको खर्चा आएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, कैंटीन ऑल्सो इंकर 25,000 फॉर यूटिलिटी एंड मेंटेनेंस ईच मंथ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस का खर्चा। Canteen work round the clock with mutual rotation among the staff. Meal is served during specified hours where snacks, juices and biscuit are available throughout. जो मील्स है, लंच, डिनर है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे है, जबकि स्नैक्स और जूसेस राउंड द कॉर्नर हमेशा हमारे पास अवेलेबल है। आज की तारीख में कैंटीन के पास 7 स्टाफ है। इन सभी स्टाफ की सैलरी 1,40,000 रुपए है। इसके अलावा स्टैट्यूटरी लेबर को जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ EFI, प्रोविडेंट फंड, उसका खर्चा हमारा 9120 रुपीज आ रहा है। तो देखिए पहला खर्चा हमें पता लगता है जो सप्लाईज है, कॉस्ट ऑफ सप्लाई, जो भी हमारा रेवेन्यू उसका 70%। इसके अलावा 25,000 पर मंथ हमारा यूटिलिटी और मेंटेनेंस का खर्चा आता है। डॉक्टर्स का हमारा खर्चा आता है, डॉक्टर नहीं सॉरी, जो कुकिंग स्टाफ है उनका खर्चा आता है हमारा 1,49,120। ये आज की तारीख में हमें हमारे खर्चे हैं। तो जब आप रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे इस कॉस्ट के साथ तो डेफिनेटली बेटा आपको यहां पे कहीं ना कहीं लॉस मिलेगा। अगर मैं समय बचाने के लिए भी देखूं तो आज की पोजीशन है कि मुझे 9 लाख के आसपास लॉस हो रहा है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, लॉस का यहां पे क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सब्सिडी आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये खर्चा आपका हो रहा है लेकिन ये खर्चा आप रिकवर नहीं कर रहे हो, मतलब इतने रुपए का खर्चा आप कर रहे हो जबकि रिकवर आप कम कर रहे हो। तो डेफिनेटली जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपके सब्सिडी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो पहला ऑप्शन था, क्यों ना अपनी जो सर्विस है अपन उसको कम कर दे, तो पहला बोला इन्होंने कि हम स्नैक्स जो है वो हम अपने मेनू से हटा देंगे। ठीक है, जो मील की प्राइस है वो 5% से बढ़ा देंगे, मतलब आज 40 रुपए का वो कूपन जो था वो अब 42 रुपए में हम ऑफर करेंगे।
अब जब हमने जो स्नैक्स है वो हमारे पूरे मेन्यू से हटा दिया तो स्टाफ रिक्वायरमेंट भी हमारी कम हो जाएगी। अब हमारी मंथली सैलरी रिड्यूस होके 63,500 रुपये हो जाएगी, जो पहले 1,40,000 थी। ठीक है, अब चूंकि सैलरी कम हुई है तो जो कंट्रीब्यूशन होते हैं एम्प्लॉयर के वो पहले 9120 थे, अब वो 5420 हो जाएगा। ठीक है साहब, लेकिन कॉस्ट ऑफ सप्लाई जो है वो 3% से बढ़ जाएगी सेल प्राइस, पहले था 70% ऑफ सेल प्राइस। अब इस करंट सिचुएशन के बाद जो पहला ऑप्शन है 3% बढ़ जाएगा, मतलब अब सेल प्राइस का 73% हो जाएगा। अब चूंकि ध्यान दीजिएगा आपने स्नैक्स बंद कर दिया है, तो पहले जो आप कितने कूपन बेचते थे मिलके 160 कूपन बेचते थे मील के, अब वो बढ़ के 190 हो जाएंगे, 30 कूपन आपके बढ़ जाएंगे। जूस और बिस्किट की सेल सिर्फ 10% से बढ़ पाएगी, मतलब जो 2000 का रेवेन्यू आता था अब वो 2200 का रेवेन्यू होगा। तो देखिए बेटा, अगर रेवेन्यू की बात करूं तो 160 कूपन मैं पहले बेचता था, अब 30 कूपन और बेचूंगा तो 190 मल्टीप्लाई बाय 42 रुपी, क्योंकि 40 का मैंने मल्टीप्लाई प्लस 5% कर दिया, प्लस जूसेस का 2000 प्लस 10% 2200, इन दोनों का टोटल करेंगे तो आपको पता लगेगा ये हमारा रेवेन्यू आ रहा है पर डे का, मल्टीप्लाई बाय 365 डेज। ठीक है, फिर अब आप माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सप्लाई, कॉस्ट ऑफ सप्लाई हमारा 73% हो जाएगा, पहले वो 70 था अब वो 73% हो जाएगा, माइनस स्टाफ सैलरी आप घटाओगे। इसके अलावा बोला है अदर एक्सपेक्ट ऑफ ऑपरेशन रिमेन्स द सेम, मतलब जो यूटिलिटी और मेंटेनेंस है उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ना है। तो यहां पर आप आंसर निकाल लेंगे। तो जब आप आंसर निकालेंगे बेटा तो आपको पता लगेगा अगर आप डाउनसाइज करते हैं तो आपका लॉस कम हो जाएगा। पहले वो 9 लाख रुपए था, लगभग अब वो 3 लाख रुपए के आसपास रहेगा। परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूं तो मेरा लॉस 70% के आसपास रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होना मतलब कहीं ना कहीं मैंने सब्सिडी कम करा हूं, यहां पे मेरे पास पहला ऑप्शन है। लेकिन यहां पर एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया, अगर आप रिक्वायरमेंट पार्ट देखेंगे कि आपको कौन कौन से क्वालिटेटिव फैक्टर कंसीडर करना पड़ेगा जब आप ये पहला अल्टरनेट डाउन साइजिंग में जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट और बहुत अच्छा पॉइंट है यहां पे, जो आपके एम्प्लॉइज है किचन के, अब आप उन्हें रिड्यूस कर रहे हो नंबर क्योंकि आपने डाउन साइज कर दिया। तो सबसे पहले अब आप ये चेक करो कि वो एम्प्लॉय रेगुलर है या कैजुअल एम्प्लॉय है। रेगुलर मतलब परमानेंट एम्प्लॉय है, तो अब आपको उनको इस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना पड़ेगा। चेक कीजिए क्या दूसरे डिपार्टमेंट में उनके लिए कोई स्किल अवेलेबल है, क्या वो दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करके हमें कोई वैल्यू दे पाएंगे। सेकेंड, अगर वो कैजुअल लेबर है, टेम्पररी लेबर है, तो पहले आपको लॉ देखना पड़ेगा अपनी सिटी का कि क्या आप उन्हें रिट्रेच कर सकते हो, रिट्रेच कर सकते हो तो क्या उन्हें कंपेंसेशन कितना देना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है वॉलंटरी वीआरएफ आप उनको दे रहे हो। सेकेंड पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑल्दो इंक्रीज जो है वो 5% ही है बेटा, पहले 40 रुपए का मील आता था, अब वो आपका मील आता है कितने का, 42 रुपए का। लेकिन डॉक्टर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके एडमिन स्टाफ को प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके नर्सेस को प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इनकी सैलरी रिस्पेक्टेबल होती है, मतलब एक अच्छी खासी सैलरी विड्रॉ करते हैं हॉस्पिटल से। लेकिन जो आपके ग्रेड 4 एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी बहुत कम होती है, तो डॉक्टर्स, एडमिन और नर्सेस पर ऊपर वो 5% का उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आपका स्टाफ है, ग्रेड 4 एम्प्लॉइज है, उनके लिए 5% प्राइस बढ़ना मतलब बहुत बड़ा इंपैक्ट है। बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लगा बेटा, बहुत क्लियर कट बोला है किसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, किसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो अगर आप ये ऑप्शन जाना ही चाहते हो तो फिर आपको मील कूपन अलग अलग रखना पड़ेगा, 40 रुपी फॉर अदर एंड 40 रुपी फॉर ग्रेड 4 एम्प्लॉय एंड 42 रुपी फॉर अदर, ताकि ग्रेड 4 एम्प्लॉय जिनकी सैलरी पहले ही कम है उनके ऊपर इसका इंपैक्ट ना आए। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर एम्प्लॉय ये सोचेगा कि कंपनी अब प्रॉफिट कॉन्शियस हो चुकी है, अब मैनेजमेंट हमारे बारे में नहीं सोच रहा, और एक बार ये चीज उनके मन में आ जाए तो कहीं ना कहीं फिर उनकी एफिशिएंसी अफेक्ट होती है। ठीक है बेटा, अब यहां पे सेकंड जो हमारे पास अल्टरनेट है वो एक्सटर्नल कैटरर को हम आउटसोर्स कर दे। तो एक्सटर्नल कैटरर से हमें 2 पेमेंट मिलेगा। पहला पेमेंट मिलेगा लीव रेंटल का, 1,68,000 रुपये वो हमें देंगे, और जो भी रेवेन्यू आता है उसका 2% भी हमें मिलेगा। ठीक है, जो यूटिलिटी और मेंटेनेंस का हमारा खर्चा होता था 25,000 का, उसमें से हम 20% उनसे रिकवर कर पाएंगे, मतलब 25,000 पर मंथ
एनुअलाइज्ड हो गया 3 लाख रुपए, 3 लाख का 20%, 60,000 रुपए हम उनसे रिकवर कर पाएंगे इसमें। और फिर अब जो भी कॉस्ट ऑफ सप्लाई है या जो शेफ है, अब वो खर्चे हमारे नहीं होंगे, वो एक्सटर्नल कैटर के होंगे। तो ये आपको रेवेन्यू देने के पीछे पर्पस ये है बेटा, आप ये पता लगा पाओ जो भी रेवेन्यू होगा उसका 2% भी हमें रॉयल्टी के रूप में ये कैटर प्रोवाइड करेगा। तो जब आप इसके कैलकुलेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है आपके पास, क्योंकि यहां पर आपका लॉस रिड्यूस नहीं हो रहा है बल्कि आपका लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब इस सिचुएशन में आपको अपनी तरफ से कोई भी सब्सिडी देना नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि जो एक्सटर्नल कैटरर फूड प्रोवाइड कर रहा है वो किस क्वालिटी का है। अब एक्सटर्नल कैटरर है तो इसने प्राइस बढ़ाया यहां पे, तो क्या ये प्राइस हमारे स्पेशली ग्रेड फॉर एम्प्लॉइज के ऊपर कितना इंपैक्ट डालेगा, हमें ये देखना पड़ेगा। फिर से वही बात, चाहे आप डाउनसाइजिंग कर रहे हो या एक्सटर्नल कैटर को सर्विस दे रहे हो, जो आपके पास आज के कैंटीन के स्टाफ है वो कैजुअल है, परमानेंट है, उसके हिसाब से उनको आपको देखना पड़ेगा, उनको आप रिट्रेच करेंगे या ट्रांसफर करेंगे। तो एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, न्यूमेरिकली भी जब आप इसको करेंगे तो इस क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कैलकुलेशन में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। बन जाता है क्वेश्चन, कैलकुलेशन हो जाता है, लेकिन फर्स्ट रीडिंग में जो कैलकुलेशन हो जाते हैं वो नहीं है। मुझे लगता है 2 रीडिंग आप लगाएंगे तो फिर आराम से इसके कैलकुलेशन पार्ट भी सिंपल है। लेकिन अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, स्पेशली द नॉन फाइनेंशियल पार्ट, कि अगर मैं डाउनसाइज करता हूं तो वो जो उसने बताया ग्रेड 4 एम्प्लॉइज के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। अब जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो परमानेंट है या कैजुअल है, उसके हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा ये ट्रांसफर होंगे या रिट्रेच होंगे। अच्छे पॉइंट्स है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17। अब मैं आता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये आपका रेलिवेंट कॉस्टिंग से रिलेटेड है। जब भी स्पेशल ऑर्डर का डिसीजन आता है, स्पेशल ऑर्डर पहले तो क्या होता है, स्पेशल ऑर्डर का मतलब होता है ऐसा कस्टमर या ऐसा वॉल्यूम ऑफ बिजनेस जो हमने अपने बिजनेस में एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर वो वाला कभी आपको बिजनेस मिलता है, और वो वन टाइम भी हो सकता है, बाद में हो सकता है वो परमानेंट हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल उस टाइप का बिजनेस कभी भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो वो स्पेशल ऑर्डर आता है। स्पेशल ऑर्डर के डिसीजन के लिए आपको हमेशा ही रेलिवेंट कॉस्टिंग यूज करना होता है। मतलब जब भी आप इन स्पेशल कस्टमर के लिए कॉस्ट निकालते हो तो आपको यह देखना पड़ता है सिर्फ वही खर्चे हमें कंसिडर करना है जो हमारी जेब से आउट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड हो रहे हैं। जैसा इस क्वेश्चन में मटेरियल आपके जेब से लगेगा तो ये आप कंसिडर करेंगे। लेबर के बारे में बोला है, लेबर आपके यहां पे परमानेंट लेबर है, क्योंकि यहां पे टोटल सैलरी को आप डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ आवर्स के साथ, मतलब यहां पे लेबर आपके परमानेंट है। तो लेबर कॉस्ट जो है सिर्फ आपको वही कंसिडर करना है जो ओवर टाइम पे लगेगी। नॉर्मल टाइम पे अगर आप अपने वर्कर से वर्क करा के स्पेशल ऑर्डर कंप्लीट कर पा रहे हो, मतलब वो आपके पास कहीं ना कहीं आइडल लेबर है। फिर वेरिएबल ओवरहेड यहां पे आपको पर यूनिट इनकर्ड करना पड़ता है, तो ये आपके लिए रेलिवेंट है। फिक्स कॉस्ट का तो बेटा सिंपल सा नियम है, जब तक टोटलिटी में फिक्स कॉस्ट मेरे डिसीजन के कारण चेंज ना हो जाए तब तक वो मेरे लिए इररेलेवेंट होती है। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं तो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलिए तो इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में अपन। कल वाला जो लेक्चर रहेगा बेटा वो चैप्टर नंबर 8 सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 3 के अलावा चैप्टर नंबर 8 में सबसे ज्यादा एडिशन है केस स्टडी डाइजेस्ट में। तो गेट रेडी फॉर कमिंग लेक्चर ऑन चैप्टर नंबर 8 जिसमें आपको समराइज नोट्स भी अवेलेबल होंगे। टिल देन बेटा, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।